हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, ये आजकल कॉमनली देखी जाने वाली परेशानी है। तो आज हम हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि हम घर बैठे कैसे अपना बीपी को मेजर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रेरणा जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। हमारी बॉडी में ब्लड की सप्लाई हार्ट के पंपिंग एक्शन से होती है। अब पंप करने के लिए हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। तो अब आप समझिए, अगर हार्ट पंप करेगा तो उसका जो ब्लड होगा वो कहाँ पे जाएगा? आर्टरीज़ में। तो उस आर्टरीज़ में एक प्रेशर क्रिएट होगा, उसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मली आर्टरीज़ में दो टाइप के प्रेशर क्रिएट होते हैं। अगर हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और जब हार्ट की मसल्स रिलैक्स करती है तो उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इसे ही लोग आम भाषा में ऊपर वाला बीपी, मेरा नीचे वाला बीपी इतना है ऐसा बोलते हैं। तो अब हम जानेंगे कि किसे हम हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के कैटेगरी में रखेंगे। तो जिस भी इंसान का सिस्टोलिक बीपी 140 mmHg या उससे ज़्यादा हो और डायस्टोलिक बीपी 90 mmHg या उससे ज़्यादा हो, और वो कोई ना कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहा हो, तो उस इंसान को हम बीपी की शिकायत बोलेंगे कि उसका बीपी बढ़ा हुआ है या फिर उसे हाइपरटेंशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने बीपी की रेंजेस को कुछ कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। अगर किसी का सिस्टोलिक बीपी लेस देन 120 mmHg हो और डायस्टोलिक बीपी लेस देन 80 mmHg हो तो वो ऑप्टिमल कैटेगरी में आएगा। अगर किसी का सिस्टोलिक बीपी लेस देन 130 mmHg हो और डायस्टोलिक बीपी लेस देन 85 mmHg हो तो वो नॉर्मल कैटेगरी में आएगा। अगर किसी की सिस्टोलिक बीपी की रेंज 130 से 139 के बीच में हो और डायस्टोलिक बीपी की रेंज 85 से 90 mmHg के बीच में हो तो उसे हम प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में रखेंगे। हाइपरटेंशन को भी 3 कैटेगरी में डाला गया है। ग्रेड 1 मतलब माइल्ड कैटेगरी, वहाँ सिस्टोलिक बीपी 140 से 150 mmHg होगा और डायस्टोलिक बीपी 90 से 99 mmHg होगा। ग्रेड 2 मतलब मॉडरेट कैटेगरी, वहाँ सिस्टोलिक बीपी 160 से 179 mmHg होगा और डायस्टोलिक बीपी 100 से 109 mmHg होगा। ग्रेड 3 मतलब सीवियर कैटेगरी, वहाँ सिस्टोलिक बीपी ग्रेटर देन 180 mmHg होगा और डायस्टोलिक बीपी ग्रेटर देन 110 mmHg होगा। ब्लड प्रेशर के बढ़ने के जनरली 2 कारण होते हैं। प्राइमरी, इसी को हम असेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसके पीछे कोई बीमारी नहीं जुड़ी होती, तो फिर ये होता क्यों है? अगर आपके फैमिली में बीपी की दिक्कत हो, या फिर आप खाने में बहुत ज़्यादा नमक लेते हो, आपका वेट ज़्यादा हो, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो, अल्कोहल और स्मोकिंग करते हो, या फिर मेल पेशेंट में बीपी की शिकायत ज़्यादा रहती है, आपकी एज 45 से अबव हो, तो ये कुछ फैक्टर हैं जो बीपी को बढ़ाते हैं। दूसरा कारण जिसकी वजह से आपका बीपी बढ़ता है वो है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जहाँ कोई ना कोई बीमारी होती है जिसकी वजह से आपको बीपी बढ़ता है। जैसे कि किडनी से रिलेटेड वो बीमारी हो सकती है, जैसे एक्यूट और क्रॉनिक रीनल फेलियर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़, या फिर एंडोक्राइन से रिलेटेड हो सकती है, जैसे कि हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, या फिर कुछ और बीमारियां जैसे प्रेगनेंसी से रिलेटेड, या फिर कुछ फीमेल्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करती हैं या फिर स्टेरॉयड ड्रग्स लेते हैं। ये सब कुछ फैक्टर हैं जो आपके बीपी को बढ़ाते हैं। नॉर्मली हाई बीपी के पेशेंट में जो लक्षण देखने को मिलते हैं वो है हेडेक मतलब सर दर्द। ऐसा लगता है कि सिर की नस फड़फड़ा रही हो, और
ये ज़्यादातर सुबह होता है और इसमें आराम तभी मिलता है जब वो कोई दवाई ले लें। और किसी को ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहे हैं, पसीना आने लगता है और कभी-कभी ऐसा लगता है कि कहीं उल्टी ना हो जाए। और जब आप बीपी या फिर हार्ट रेट चेक कराते हैं तो वो हमेशा बढ़ा ही मिलता है। कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसी आदतें जिनकी वजह से आप अपने बीपी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आप खाने में ज़्यादा नमक ना लें, कोई भी फैटी डाइट ना खाएं। अगर आपका वेट बीएमआई से ज़्यादा हो तो अपने वेट को रिड्यूस करें। अगर आपकी हैबिट हो अल्कोहल या स्मोकिंग करने की तो उस हैबिट को छोड़ें और कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करें। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फाइबरस डाइट लें और योगा और मेडिटेशन करें। ये सब बातें हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगी। तो अब हम इस वीडियो की सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में पहुंच गए हैं, वो है कि हम घर बैठे अपना बीपी कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखें भी और इससे सीखें भी। तो बीपी को मेजर करने से पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम बीपी मेज़र करते हैं। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्पिग्मोमेनोमीटर। जनरली बीपी 2 मेथड से मेज़र किया जाता है, पहला मैनुअल और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक। बीपी को मेजर करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिसका भी आप बीपी ले रहे हो वो एकदम काम और रिलैक्स पोजीशन में होना चाहिए। उसके लेग्स एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, बैक सपोर्टेड होनी चाहिए, वो उस समय बात नहीं कर रहा होना चाहिए और उसका जो हैंड है वो एट द लेवल ऑफ हार्ट प्लेस होना चाहिए। सबसे पहले बीपी मशीन जो आप घर पे इजीली यूज़ कर सकते हैं वो होती है इलेक्ट्रॉनिक बीपी मशीन। इस मशीन के 2 पार्ट होते हैं, बीपी कफ एंड बीपी मॉनिटर। पहले आप बीपी कफ को बीपी मॉनिटर से ऐसे अटैच कर लें। फिर आपको इस कफ को आपके हैंड्स में जो एल्बो की क्रीज़ लाइन होती है उसके जस्ट ऊपर प्लेस करना है। जैसे अब मैंने एल्बो की क्रीज़ लाइन के इसको थोड़ा ऊपर तक पहुंचाने लगी हूँ। अब देखिए, आपको ये ध्यान देना है कि ये जो ट्यूब है इसे आपको इस क्रीज़ लाइन के बिल्कुल सेंट्रली प्लेस करना है। इसे अच्छे से अब टाइट कर लें और अब इस मॉनिटर का स्टार्ट बटन को स्टार्ट कर दें। अब ये मॉनिटर अपने आप ही इस बीपी कफ को इन्फ्लेट करेगा और फिर अपने आप ही डिफ्लेट करेगा। अब आपको वेट करना है जब तक इसमें रीडिंग ना आ जाए। तो 91 हमारी सिस्टोलिक रीडिंग आई है, 59 डायस्टोलिक एंड 76 पल्स रेट। दूसरे टाइप का बीपी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है एनेरॉयड स्पिग्मोमेनोमीटर। अब इसके कफ वाले पार्ट को आपको एल्बो क्रीज के जस्ट ऊपर टाइट कर देना है। इसके मैनोमीटर को भी इसी कफ में अटैच कर देना है। इसमें आपको स्टेथोस्कोप की भी ज़रूरत पड़ेगी। स्टेथोस्कोप के ईयर पीस वाले पार्ट को आप ईयर में लगा लें और डायफ्राम को क्यूबॉइटल फोसा में प्लेस कर दें। अब इस बल्ब के वॉल्व को टाइट कर दें और बल्ब को अब हाथों से दबाएं। इसकी वजह से इस मैनोमीटर की निडल मूव करने लगेगी। अब इस वॉल्व को धीरे धीरे रिलीज़ करें। जहाँ से आपको टैपिंग साउंड सुनाई देने लगेगी वही आपका सिस्टोलिक बीपी है और जहाँ ये साउंड बंद हो जाएगी वो आपका डायस्टोलिक बीपी है। इस तरह आप इस इंस्ट्रूमेंट से बीपी मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है मर्क्यूरियल स्पिग्मोमेनोमीटर। ये सबसे स्टैंडर्ड मेथड है बीपी को मेज़र करने का। इसमें सबसे एक्यूरेट बीपी मेज़र होता है। इसको मेज़र करने का भी तरीका सेम है जैसे अभी हमने एनेरॉयड स्पिग्मोमेनोमीटर में देखा था। इसमें भी आपको बीपी कफ को एल्बो क्रीज के ऊपर जस्ट टाइट कर देना है और
फिर स्टेथोस्कोप की मदद से वैसे ही आपको टैपिंग साउंड को सुनना है। और आगे का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है जैसे अभी तक हमने देखा था। तीनों इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करने के बाद मैं आपको यही कहूँगी कि सबसे एक्यूरेट रीडिंग मर्क्यूरी स्पिग्मोमैनोमीटर की होती है। इसलिए अगर हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक या फिर एनीरॉयड स्पिग्मोमैनोमीटर भी हैं तो आपको हर महीने मर्क्यूरी स्पिग्मोमैनोमीटर से भी एक बार बीपी की जांच करा लेनी चाहिए। और अब आप जैसे इसमें देख रहे हैं, मैं बीपी का जो मेज़रमेंट ले रही हूँ वो बिल्कुल सेम है जैसे अभी तक हमने मेज़र किया था। हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ख़तरनाक भी हो सकती है। अगर ये दिन पर दिन बढ़ता ही जाए और आप इस पे ध्यान ना दें तो इसकी वजह से आपके सर, नाक जैसी जगहों की नस भी फट सकती है और कभी इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। यदि आप समय रहते ही इस बीमारी का ट्रीटमेंट ले लें तो ये सही भी हो जाती है, तो घबराएं ना। मैं यही कहूँगी कि आप अपने खान पान, रहन सहन इन सब का अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि ज़्यादातर आजकल बीमारियाँ इसी वजह से होती हैं। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, share and subscribe to my channel and hit the bell icon for more notification. Thank you.